जय गुरुदेव दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर कपिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिंदा दिल जिंदगी। कई दिनों से मैं आपसे रूबरू नहीं हुआ। बाकी ब्लॉग्स वगैरह आ रहे थे, शॉर्ट्स वीडियो आ रहे थे, लेकिन कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया कई दिनों से। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं चिंतन कर रहा था, ऐसे ही विचार कर रहा था, तो मैंने उसमें सोचा कि आज जो मेरा जो प्रोफेशन है उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा की जाए, आपको बताया जाए और उससे संबंधित जो भी बातें हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाए। क्योंकि मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे प्रोफेशन से जुड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी ये नॉलेज मिलेगी इससे संबंधित। तो आज तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक नर्सिंग पर्सनल हूँ और मैं एक नर्सिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ फ़िलहाल। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये जयपुर में है। जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में है ये नर्सिंग कॉलेज, महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज। और उसके अंदर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो जैसे कि नर्सिंग की बात आती है तो नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो काफ़ी पुराना प्रोफेशन है। जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उसी तरह से नर्सिंग भी एक बहुत पुराना प्रोफेशन है। लेकिन मेरी जो चर्चा का आज विषय रहेगा वो ये है कि जैसे डॉक्टर जो हैं जो डॉक्टर एक जो पेशा है उसको जो एक स्टैंडर्ड मिला हुआ है शुरू से, और आज भी वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। और उस प्रोफेशन को एक बहुत ही टॉप मोस्ट कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। जबकि नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो भी उसके सिमिलर ही है। सिमिलर इस तरह से है कि जैसे कि एक हॉस्पिटल है तो दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। तो एक सहायक जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ का, वो उस बीमारी का डायग्नोस करते हैं, और जो हॉस्पिटल के जो नर्सिंग पर्सनल है वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं उस ट्रीटमेंट को। तो ऐसा ये हॉस्पिटल में ये चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम के अनुसार नर्सिंग प्रोफेशन में भी बहुत बदलाव हो गए हैं। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आज जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो उसमें भी हायर क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे पहले एक डिप्लोमा तक एक सीमित मान लेते थे कि भाई जीएनएम किया है, बीएससी। लेकिन आज अगर हम देखें तो इसमें आप जनरल नर्सिंग से लेकर के बीएससी नर्सिंग होती है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी नर्सिंग होती है, और उसके बाद में पीएचडी नर्सिंग तक का इसमें प्रावधान है। तो उसके बाद में डॉक्टर भी लग जाता है नाम के आगे। तो इसमें भी हायर क्वालिफिकेशन आप ले सकते हैं। सवाल ये आता है कि आज भी लोग नर्सिंग का नाम आते ही ऐसी हीन भावना क्यों महसूस करते हैं? ऐसा इसमें मतलब ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, ऐसी कौन सी इसमें डिफिशियंसी रह गई हैं जिससे आज भी इस प्रोफेशन को वो मुकाम नहीं मिला, वो स्टैंडर्ड नहीं मिला जो कि इसको मिलना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करेंगे या फिर किसी सीनियर पर्सन जो मेडिकल के, तो वो कहते हैं कि नर्सिंग इज़ अ बैकबोन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। तो मेडिकल प्रोफेशन की एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर नर्सिंग को माना जाता है। मतलब नर्सिंग के बिना मेडिकल प्रोफेशन
नहीं चल सकता है। ऐसे ही ये मतलब प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। फिर भी आज अगर नर्सिंग की जो हालात है उसकी अगर हम ज़मीनी तौर पर अगर उसकी हम समीक्षा करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी डिफिशियंसी नज़र आती है। जैसे कि मैं उदाहरण देके समझाता हूँ आपको कि एक हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ है वो जो काम करता है, आज भी राजस्थान से जैसे हम बिलोंग करते हैं तो राजस्थान के अंदर आज भी प्राइवेट सेक्टर में अगर देखो, मैं गवर्नमेंट की बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट में वैकेंसीज जो हैं वो बहुत लिमिटेड आती हैं, कई सालों में आती हैं। जैसे कि जो पिछली वैकेंसी थी वो काफ़ी साल पहले आई थी, उसके बाद में 4-5 साल से अकाल पड़ा हुआ है, तो लोग बाग प्राइवेट प्रोफेशन में जाने को मजबूर हैं। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत सारे होते हैं तो उनमें लोग जाते हैं। आज भी एक नर्सिंग स्टाफ जो कि फ्रेशर जो नर्सिंग स्टाफ होता है, जो बीएससी नर्सिंग करके निकला है या जीएनएम करके निकला है, उसको जब भी नौकरी के लिए वो जाता है हॉस्पिटल्स में तो उसको आज भी 8-9 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है। तो आप बताइए आप लोग, मैं ये सवाल सबके सामने रखना चाहता हूँ, जो भी सरकार के सामने मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि 8 हज़ार में एक व्यक्ति अपना खर्चा गुजारा कैसे चलाएगा? आप बताइए। इस महंगाई के दौर में 8 हज़ार रुपये में, 9 हज़ार रुपये में क्या आता है? एक व्यक्ति अपना किराया नहीं दे सकता कमरे का, जयपुर जैसी सिटी में अगर वो रहता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो तो बड़ी सिटियों में ही हैं, तो उसके लिए बड़ी सिटियों में आना पड़ता है। और वहाँ जब वो नौकरी की तलाश में जो बच्चा है वो घूमता है और फिर वो जब हॉस्पिटल्स में जब जाता है तो उसको उसकी जो सैलरी है वो 8-9 हज़ार बताई जाती है। अब मजबूरी ये है कि उसको ज्वाइन करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक डॉक्टर जो है वो एमबीबीएस करके, एमबीबीएस 5-6 साल का कोर्स है और बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एमबीबीएस के लिए नीट क्वालिफाइड करनी पड़ती है, तो एजुकेशन लेवल पे उसको देखा जाए तो वो वहाँ से जो टेस्ट है उसका वो अलग हो गया, ठीक है, वो एक आपको कंपटीशन लेवल पर वो हाई चला गया। लेकिन अगर हम जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें स्टडी की बात करें तो आज वो ही किताब है, वो ही टेक्स्ट बुक एक नर्सिंग पर्सनल पढ़ रहा है, जो मेडिकल के जो एमबीबीएस में जो बुक्स पढ़ी जाती हैं उसी लेवल की बुक्स आज नर्सिंग में भी पढ़ी जा रही हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर इतना डिफरेंस क्यों है? एक एमबीबीएस वाला जब डॉक्टर ज्वाइन करता है तो उसको 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम कहीं भी हॉस्पिटल में मिल जाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ उनकी नॉलेज क्वालिफिकेशन कुछ हद तक ज़्यादा होती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो डिफरेंस बना हुआ है ये पहले के दौर से लेके आज भी वही है, इसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? तो इसकी जो रेगुलेटरी नर्सिंग की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि वो सोई हुई है, उसके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं है, ऐसे उनके जो, या फिर वो अधिकारों का कोई उपयोग नहीं करना चाहती जिससे कि वो कोई क्राइटेरिया बना सके, कोई ऐसे रूल रेगुलेशंस बना सके जिससे कि कुछ इस प्रोफेशन में सुधार हो। मेरा मानना है कि अगर एक न्यू कमर ये ज्वाइन करता है हॉस्पिटल तो उसकी सैलरी कम से कम 20 हज़ार रुपये होनी चाहिए स्टाफ नर्स की, ऐसा मेरा मानना है। मिनिमम सैलरी 20 से कम
तो हॉस्पिटल्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं सरकार के द्वारा कि 20,000 से कम में कोई कर्मचारी आप ले ही नहीं सकते। एक पॉइंट तो ये हो गया। देखिए, मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, या कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई चेंज नहीं होने वाला कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मेरे विचार हैं, जो मेरी सोच है, मुझे लगता है कि उसको मुझे किसी और तक, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और अपने विचारों को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, मेरे जो जो मेरी सोच में रखता हूँ। तो मैंने आज जो अपना खुद का प्रोफेशन है उसी के विषय पे बात करना, मुझे लगा कि इस पे थोड़ा बात करना चाहिए, तो इसीलिए मैं उसी विषय पे कर रहा हूँ। तो अभी मैंने स्टाफ नर्स की बात की, जो कि आज, जिसको मैं शोषण ही कहूँगा इसको, क्योंकि 8,000 रुपये में अगर आप किसी को, अपने आप कर्मचारी कहीं काम करता है तो उसका शोषण है। जितनी उसने पढ़ाई की उसके हिसाब से उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो वो मैं उसको शोषण ही मानता हूँ। दूसरी नज़र हम डालते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जिनको हम नर्सिंग कॉलेज कहते हैं। तो राजस्थान में मुझे नहीं पता नंबर्स कितने होंगे, लेकिन बहुत सारे कॉलेज है। जयपुर में 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं, तो इनकी संख्या बहुत है। ठीक है, इनमें स्टूडेंट्स आते हैं, फीस देते हैं और अपना अध्ययन करते हैं, और एक मोटी फीस जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं नर्सिंग कॉलेजेस, उनके जो मालिक हैं उन तक काफ़ी मोटी रकम एक पहुंचती है। तो इसके बावजूद आज भी अगर सिनेरियो देखा जाए प्राइवेट कॉलेजेस में, तो जो उनमें जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, चाहे वो ट्यूटर हों, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, क्योंकि पोस्ट का नाम तो वही दिया गया है, जो एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन है। जैसे एमएससी नर्सिंग है तो उसको लेक्चरर की पोस्ट है, उसके बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनता है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए आप, कि आप उसकी सैलरी में ये चीज़ें क्यों नहीं जोड़ पाते? जो सैलरी एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की होती है, उसमें और एक प्राइवेट सेक्टर में इतना अंतर क्यों है? सरकार इस विषय पे क्यों ध्यान नहीं देती? जब जो मालिक हैं वो इतनी वो जनरेट कर रहे हैं, फीस उनके पास पहुंच रही है, तो क्या रूल रेगुलेशंस, जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है, आईएनसी है, यूजीसी, ये जो भी इनको चलाने वाली हैं, जो भी रेगुल, तो वो इन विषयों पर क्यों विचार नहीं करती? मैं केवल राजस्थान की बात नहीं करूँगा, आप पूरे देश में जाइए, पूरे देश में जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो कहीं पर भी कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई नियम के हिसाब से, नॉर्म्स जो हैं उस हिसाब से कोई ऐसा काम होता है। नॉर्म्स कहता है कि 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होना चाहिए प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि कहीं पर भी इस नियम का प्रॉपर पालन किया जाता है। ऐसा क्यों है? जब सारा सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको फीस मिल रही है, तो उस जो मालिक हैं उस पैसे को, जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को उनका क्यों शोषण कर रहे हैं, बताइए? और अगर शोषण कर भी रहे हैं तो सरकार क्यों चुप है? जो इन कॉलेजों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो इनको, जैसे आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो इनको चलाती हैं, वो इस पर क्यों ध्यान नहीं देती? इतना बड़ा विषय है, फिर इसमें
क्यों इतना भ्रष्टाचार है? मैं भ्रष्टाचार ही कहूँगा इसको, चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन है। उनके पास मोटी रकम पहुंचती है और वो सारी चीज़ें फाइल में दबी रह जाती हैं और उसका कोई विचार नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन के रूप में जो कर्मचारी हैं उनके अंदर रहती हैं और वो उस फ्रस्ट्रेशन से जूझता रहता है। तो मेरी तो यही एक मैं इल्तिजा कह लो या एडवाइस, जो भी सरकार है, मेडिकल प्रोफेशंस हैं, मंत्री लोग हैं, जो भी हैं, जो जिनका काम यही है कि व्यवस्था को बनाए रखना, उनको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनमें अगर कर्मचारियों का अगर उनको प्रॉपर जो एडवांटेजेस हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं तो वो मिलने चाहिए। इसमें कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक जो नियम की बात है वो मैंने की है। सरकार ने जैसे कि पहले जो नर्सिंग स्टाफ बोलते थे, हॉस्पिटल्स नर्सिंग स्टाफ, आज उनको हम नर्सिंग ऑफिसर्स कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया। तो गवर्नमेंट में जो भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनको नर्सिंग ऑफिसर्स बोला जाता है, तो एक ऑफिसर कैटेगरी में उनको डाल दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या करेंगे आप? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं उनको कोई नर्सिंग ऑफिसर नहीं मानता। गवर्नमेंट में तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर उनको मान भी रहे हो तो उनकी सैलरी भी भाई 80,000 1 लाख के समथिंग है। चलो ठीक है, वो तो ऑफिसर जैसी एक सुविधा भी ले सकते हैं। 8,000 रुपये जो कमाता है वो क्या उसको आप नर्सिंग ऑफिसर बनाएंगे? बताइए आप। तो सर ये जो डिफरेंस है, ये जो दोनों के बीच का जो अंतर है, इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तो सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता या गवर्नमेंट जॉब में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में भी तो वो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके भी तो अलग कानून है, नियम है, उनकी क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? तो आज मेरा विषय था कि जो अपना खुद का प्रोफेशन है उसके विषय में मुझे जो महसूस होता है, जो मुझे लगता है, उसके विषय में मेरे को बोलना है। पर्सनली मेरा इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। जितने भी नर्सिंग पर्सनल हैं, गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं, सबके लिए एक कॉमन मैं बात कर रहा हूँ। देखो, सरकारी जो कर्मचारी है वो तो उसको तो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से सारा सिस्टम उसका बना रहता है। उसको इतनी सैलरी मिलनी है, इतना HRA मिलना है, इतना उसको TADA जो मिलता है वो भी जो मिलता है वो सब मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में कोई क्यों नियम नहीं है? अगर है तो उनको फॉलो क्यों नहीं किया जाता? अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है उनके लिए? तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इन जो इतने ज्वलंत विषय हैं ये, इन पे विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि एक माँ बाप हैं तो वो इतनी मेहनत करके, जैसे राजस्थान में तो ज़्यादातर गाँव में ही लोग रहते हैं, तो वहाँ से कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। फिर उनको लगता है कि मेरा बच्चा BSc नर्सिंग करेगा या जनरल नर्सिंग करेगा, तो वो, लेकिन सर उसका आउटपुट भी तो निकलना चाहिए ना। कोई नर्सिंग करने के बाद उसको 8,000 की जॉब मिलती है,
जिसमें वो खुद का पेट नहीं भर पाता, तो क्या वो शादी करेगा? क्या बीवी बच्चों को पालेगा? क्या माँ बाप को देगा? बताइए मेरे को आप। तो मेरा बस इतना ही आज का जो मेरा जो कहने का मकसद है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि हड़ताल की जाए, तोड़ फोड़ की जाए, या कोई इस पर कोई बहुत एग्रेसिव मूवमेंट हो। नहीं, मेरा मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।